एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रीना और सीमा। रीना बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान रमेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और रीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हे जुड़ते थे। वहीं छोटी बहन सीमा बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी राजेश से हुई थी। शादी के बाद से ही सीमा को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। सीमा हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती थी और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी रीना उसके घर जाती, सीमा की बातें उसके दिल को छल्ली कर देती। एक दिन रीना सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन सीमा मिली। सीमा बोली, दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज़ होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं, दूसरों के घरों में काम करते करते, और यह कपड़े लगता है बरसों से बदले नहीं। क्या बोलती है सीमा, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। सीमा बोलती, हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज़्यादा बातें करूँ। वैसे भी मैं और राजेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते नहीं। रीना की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि सीमा अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती। समय बीतता गया। एक दिन रीना के पति रमेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जब रीना के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, रात का समय रीना अपने पति के पास बैठी है, जो खाट पर लेटे करा रहे थे। राजेश बोलता है, रीना, अब तो लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। रीना बोलती है, नहीं रमेश, ऐसा मत कहो, कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊँगी। अगले दिन रीना सीमा के घर जाती है। सीमा दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि रीना अंदर जाने की इजाज़त मांगती है। ओहो दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? सीमा, रमेश की तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओह दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव के ज़मीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन सीमा, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा? रीना की आंखों में आंसू आ जाता है। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। सीमा ने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन रीना ने सोचा, सीमा ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, वहां मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रीमा अपने बड़े भैया के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी, भैया घर पर हैं? नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, रमेश बहुत बीमार हैं। देखो रीना, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं, हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूँगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब कुछ और सुनना है क्या? रीमा की आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती और अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी उदास मन से बैठ जाती है।
उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। तभी एक बूढ़े साधु बाबा में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था। वह धीरे धीरे चलते हुए रीना की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? रीना बोलती है, बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। रीना अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैं सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी, यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूँगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी, यह ऐसे वैसे घड़े नहीं हैं। तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख दूर कर देंगे और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और रीना खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही रमेश की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे, वह कह रहे थे यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते के साथ तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे रीना, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। हाँ जी, सच में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। रमेश और रीना की हालत ठीक हो जाती है। जब उसकी बड़ी बहन को पता चलता है तो वह रीना के घर आती है और रीना से कहती है, बहन, यह सब कैसे हुआ? तो रीना उसको सारी सच्चाई बता देती है और उसकी बड़ी बहन सीमा को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपनी बहन से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो रीना, मुझे पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए था। उस दिन तुम्हें पैसे दे देने चाहिए थे। रीना बोलती है, माफ़ी की कोई बात नहीं है सीमा, तुम तो मेरी बहन हो। फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।